अमित शाह का भाषण सुनिए। इस भाषण में इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात की है, लेकिन इन सारे मुद्दों में मुझे एक भी मुद्दा ऐसा नहीं दिखा कि इस मुद्दे पर उन्हें वोट दिया जाए। मैं आपको इनके सारे मुद्दों को क्लिप दिखाऊंगा और हर मुद्दों का मैं जवाब भी दूंगा इन्हें। सबसे पहले ये सुनिए। जब नल थल अंतरिक्ष हर जगह एक कांग्रेस ने घोटाले किए और इंडी अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ। कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश पर राज किया है और इनके मुताबिक कांग्रेस ने जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह घोटाले किए हैं और बीजेपी ने सिर्फ 10 साल हुआ बीजेपी को, लेकिन फिर भी बीजेपी इस देश की, हमारे देश भारत की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर आती है। अब दूसरा सुनिए। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें बुराई क्या है? अगर ये लोग अपने बेटे या बेटी या भतीजे को सीएम बनाना चाहते हैं, पीएम बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, और इनके बच्चे भी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो लोग इन्हें पसंद कर ही रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपका बेटा जैसा, उसे तो बल्ला पकड़ने तक की तमीज़ नहीं है और क्रिकेट का सी भी नहीं मालूम है, उसको जब आप बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना सकते हो, तो ये लोग अपने बेटे या बेटी या भतीजे को सीएम या पीएम क्यों नहीं बना सकते? सपने क्यों नहीं देख सकते? अब ये सुनिए। ट्रिपल तलाक का कानून जो केवल और केवल महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार देने का कानून है, इसका आपने विरोध किया। क्या मुस्लिम महिलाओं ने आपसे ये कानून मांगा था या आपने जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा है? हाँ, मुझे पता है कुछ महिलाएं थी जिनमें से कुछ तो बाद में पता चला कि ये तो मुसलमान है ही नहीं, और कुछ नई नई मुसलमान हुई थी। वो आ गई तो आप उनके लिए मसीहा बन गए कि हम आपके बड़े भैया हैं, हम ये कानून बना देते हैं आपके लिए 3 तलाक के ऊपर। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप ज़रा, जो देश के किसान हैं आज दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे मर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, बेचारे 6-6 महीने के राशन लेके आए हैं एक एमएसपी कानून के लिए, और भी छोटे मोटे 2-4 कानून हैं। आप उनके लिए कानून बना के उनके लिए मसीहा क्यों नहीं बन जाते? वो तो देश के किसान हैं। अब ये सुनिए। यूसीसी जो कांग्रेस के समय में ही संविधान निर्माता एक लक्ष्य देश के लिए रख कर गए थे, उत्तराखंड सरकार यूसीसी लाई, कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। यूसीसी ला के ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम किया है। यूसीसी अगर आपको लाना है तो अमीर और गरीब के लिए लेके आओ, न कि जात पात, मुस्लिम, हिंदू, दलित, ठाकुर, बाभन, पंडित, इनके लिए, न कि जो है शादी ब्याह, तलाक, कपल, जोड़े, ये फलाना। इससे कुछ देश का फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे सिर्फ कुछ प्रशासन का, यानी पुलिस प्रशासन का फ़ायदा होगा, कुछ नेताओं का फ़ायदा होगा, देश का या देश की जनता का फ़ायदा नहीं होने वाला इससे। अगर देश या देश की जनता का भला करना है तो अमीर और गरीब में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, अमीरी और गरीबी में, कि अमीर हो या गरीब, दोनों का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। अमीर हो या गरीब, दोनों के बच्चे, जो जितने भी लोग हैं, वो सारे एक ही अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे, फिर वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। ठीक है, ये दोनों के बच्चे एक ही ट्रेन में सफ़र करेंगे, फिर वो चाहे जनरल हो या रिजर्वेशन हो या फिर एसी हो या फिर डबल एसी ट्रिपल एसी हो। ठीक है, गरीब के बच्चे ऐसे ट्रेन में सफ़र करते हैं कि उनमें से जान चली जाती है कुछ लोगों की, और अमीर फ्लाइट में चलते हैं। अमीर के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, और गरीब के बच्चे तो बहुत सारे पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसमें यूसीसी लाने की ज़रूरत है, ना कि जात पात और ये दुनिया भर का ड्रामा। ये सिर्फ मेरे को तो ड्रामा ही लगता है। तो अगर कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं किया।
अब ये सुनिए। इस देश की जनता ने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर एक नए युग के साथ आगे बढ़े। धारा 370 हटा के मानो बहुत बड़ा काम किया। इसमें भी अपने ही दोस्तों का फायदा किया मोदी जी ने, अदानी और अंबानी जैसे। पहले क्या था कि कश्मीर में सिर्फ बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। कोई प्लांट लगाना है, कोई बिजनेस करना है तो आप खुद की ज़मीन नहीं खरीद सकते। धारा 370 अब समझ आया कि धारा 370 असल में हटाया क्यों गया था। धारा 370 इसीलिए हटाया गया था ताकि अंबानी और अदानी जैसे लोग वहाँ जाके ज़मीनें खरीद सकें, प्रॉपर्टी खरीद सकें, लैंड खरीद सकें और वहाँ पे अपना बिजनेस एक्सपैंड करें। लद्दाख की जनता को आपने देखा नहीं, लाखों के हजारों के तादाद में 10-20 हज़ार से भी ज़्यादा जनता सड़क पे आ गई है धारा 370 हटाने की वजह से। पहले तो वो समझ नहीं पाए, जब अब उन्हें समझ आया तब वो सड़कों पर हैं और ये धारा 370 का नाम लेके वोट मांग रहे हैं। देखो कि इनकी बेशर्मी देखो। अब जरा ये भी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मोदी जी का कहना है देश के खजाने पर पहला अधिकार गरीब का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़े। देश के खजाने पर गरीब का, दलित का, आदिवासी का है, लेकिन इसका फ़ायदा पूरा मोदी जी अपने दोस्तों को, कॉरपोरेट दोस्तों को दे रहे हैं। अगर इस देश के खजाने पे गरीबों का हक है तो अपने दोस्तों का, कॉरपोरेट दोस्तों का कई लाख करोड़ रुपए माफ़ करने के बजाय आप देश के गरीब किसानों के माफ़ करते, ना कि अपने अदानी और अदानी जैसे कई बड़े बड़े कॉरपोरेट के माफ़ करते। ये ऐसा इतना बेशर्मी से झूठ बोलते हैं ये लोग। ये सोचते हैं कि सारी दुनिया पागल है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जो नहीं पढ़ा लिखा है ना वो भी गूगल में ऐसे बोलता है तो जो भी सवाल करता है उसका जवाब गूगल दे देता है। आज ये ज़माना है। अब जरा ये वाला सुनिए, ये सुन के ना मेरे को बहुत हंसी आई। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते हैं, पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। अभी उनके हाथ में ओबीसी का भाषण किसी ने थमा दिया है। हर जगह ओबीसी पूछते हैं, हर सवाल ओबीसी के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई अच्छा ट्विटर रख लो, अच्छा शिक्षक रख लो और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है उसका जरा अध्ययन कर लो। आप जो बोल रहे हो वो आपके ही खिलाफ जा रहा है। अब बताओ, इतना मूर्ख कोई होगा क्या कि पाकिस्तान से मदद मांगेगा जीतने के लिए? पाकिस्तान क्या उसे वोट देकर जिताएगा? पाकिस्तान खुद अपनी मदद नहीं कर सकता तो वो कांग्रेस की क्या मदद करेगा? क्या कांग्रेस या राहुल गांधी इतने मूर्ख हैं? हाँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी उठा के कहानी बना के, स्क्रिप्ट बना के बस बोल दो। बस मतलब हमें जो 10 मिनट का भाषण देना है, 10 मिनट हमारा पूरा होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो ओबीसी वाली बात है ना, ये तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने कितना झूठ बोला था कि हम ओबीसी हैं। तो राहुल गांधी ने ये सबूत दिया है कि मोदी जी पैदाइशी ओबीसी नहीं है, बने हुए ओबीसी हैं। मतलब फ़ायदे के लिए, जैसे अभी तुमने कहा है ना कि मोदी जी ने बोला है कि इस देश का खजाना गरीबों के लिए है, बस उसी तरह से मोदी जी ओबीसी हैं, हकीकत में नहीं है, ये कह रही है कांग्रेस। अब ये सुनिए आम आदमी पार्टी पे इन्होंने क्या कहा है। आम आदमी पार्टी आबकारी ज़कात का घोटाला, लोगों के उपचार में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, ढेर सारे घोटाले किए। लोगों के मेडिकल टेस्ट करने में भी घोटाला किया और आज उनका सारा नेतृत्व कोर्ट से भागता है, कोर्ट से भागता है, एजेंसियों से भाग। आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगती है चोरी की तो मुझे तो हंसी आती है। आम आदमी पार्टी के 3 नेता जेल में हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया गया है? शराब घोटाला, और उन्होंने रिश्वत ली है। कितना? 35 लाख रुपए। इसकी हकीकत क्या है आप सुनिए, आप समझ जाएंगे। पहले क्या था, शराब में कुछ लोग थे, 1 से 2 लोग थे जो पूरी कमाई उन्हीं की होती थी। तो अरविंद केजरीवाल ने इसमें से कुछ चेंजेस कर दिए जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने लगा। उन्हीं में से एक बंदे ने, मतलब उसको कई करोड़ का फ़ायदा हुआ, तो एक बंदे ने 35 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के
पार्टी को चंदा दिया है, 35 लाख रुपए चंदा दिया है पार्टी को, चेक। और वो चेक सबसे पहले संजय सिंह के हाथ में आया। संजय सिंह का काम सिर्फ इतना था कि उस बंदे से चेक लेकर मनीष सिसोदिया को ले जाकर दिया है, बस, यानी कि डिलीवरी वाला काम किया है। सिर्फ डिलीवरी वाला काम करने की वजह से संजय सिंह आज जेल में है। और मनीष सिसोदिया ने उस चेक को लिया, पार्टी के नाम पे था, पार्टी के उसमें अकाउंट में डाला, तो मनीष सिसोदिया भी अंदर है और सत्येंद्र जैन भी अंदर है। तो आप सोचिए, लेकिन बीजेपी कई हजार करोड़ रुपए का बीजेपी को चंदा मिलता है। एक डेटा आया था, उस डेटा के मुताबिक बीजेपी को 2018 से लेकर अब तक 16,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये रिश्वत नहीं है, 35 लाख रुपए चंदा मिल गया तो वो रिश्वत हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी ये आया है फैसला, उस फैसले के बाद जब ये मालूम पड़ेगा कि बीजेपी को किसने किसने चंदा दिया है और उस चंदे के बदले पे बीजेपी ने उनको कितना कितने का धंधा दिया है, फिर मालूम पड़ेगा कि ये रिश्वत है कि क्या है। 35 लाख का रिश्वत हो गया और ये हजारों करोड़ का रिश्वत नहीं है। ये एकदम सखी सावित्री पार्टी बन के बैठी है। इनकी बातें सुनिए आप। अब ये सुनिए, जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, लेकिन बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है। आज के टाइम पे बीजेपी में अमित शाह और मोदी के अलावा किसी की कोई औकात नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष इस टाइम पे जेपी नड्डा हैं, उनकी भी कोई औकात नहीं है। और राजनाथ सिंह जो एक टाइम पे अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष हैं, बीजेपी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उनकी भी कोई औकात नहीं है। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, जिस वक्त प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ रहे थे, इनको आगे किया गया था, राजनाथ सिंह ने ही इनको आगे किया था। और उस वक्त अध्यक्ष थे नितिन गडकरी, उनकी भी कोई औकात नहीं है। हालांकि मोदी जी नितिन गडकरी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, इसीलिए नितिन गडकरी को इतना पसंद नहीं करते। लेकिन ये बीजेपी पार्टी की असलियत है। आज के टाइम पे मोदी और अमित शाह के अलावा पूरी पार्टी में किसी की कोई औकात नहीं है। सिर्फ सब चाटुकार बने हुए हैं, बस चाट रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सुनिए, ये सुन के तो मेरे को बहुत मजा आया दोस्त। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गरीब परिवार से इस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पूरे विश्व में देश को सम्मान दिलाया, गौरव दिलाया, प्रस्थापित। इस देश की राष्ट्रपति एक जनजाति परिवार से आती, जनजातियों में भी अति पिछड़ी जातियों में से राष्ट्रपति मुर्मू जी आती है। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब आदिवासी की बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सभी आदिवासियों का सम्मान। इस देश का उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा, खेत जोतने वाले का बेटा, इस देश का उपराष्ट्रपति बना है। मित्रों, मैं खुद कह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। देखा आपने, प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बेचारे हैं वो एकदम, ठीक है। लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो इनके फ्रेम में जो कैमरा होता है, कैमरे के फ्रेम में मोदी जी के अलावा कोई और दूसरा नहीं आना चाहिए। कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो या छोटा कार्यक्रम हो, किसी भी कार्यक्रम में, पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू जी गरीब दलित बेटी को बनाया है राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति किसान के बेटे को। मुझे एक बात बताओ, आपने राष्ट्रपति बनाया है, उपराष्ट्रपति बनाया है, और बीजेपी के कई राज्य में कई सीएम हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनकी औकात कितनी है? आप जानबूझकर ऐसे लोगों को बनाते हैं ताकि वो मेरे मुकाबले खड़ा ना हो सके। मैं जो कह दूं उसको सर झुका के, नजरें झुका के वो मान ले, सुन ले। आपको पता है ना कि अगर कोई ताकतवर इंसान
कोई जो सच्चा इंसान होता है, जैसे अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, अगर ऐसा बंदा राष्ट्रपति बनता है, ऐसा बंदा उपराष्ट्रपति बनता है, ऐसा बंदा बीजेपी के किसी भी राज्य का सीएम बनता है, तो वो मोदी जी के लिए मुश्किल साबित होगा। इसीलिए मोदी जी हर एक बंदे को, गरीब लाचार, जो मतलब ऐसा बंदा हो कि जो मोदी जी के सामने खड़ा ना हो सके, जो ये कहें वो सर झुका के मान ले। इसलिए इन्होंने गरीब, जो राष्ट्रपति गरीब और उपराष्ट्रपति गरीब जो बता रहे हो आप, इसीलिए बनाया उन्होंने। राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम के लिए बनाया है, बाकी सारे डोर मोदी जी के हाथ में हैं, चला रहे हैं सब कुछ मोदी जी। इनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फायदा क्या फिर बना के? अगर मुझे आप नाम के लिए पोस्ट दे दिए हो इतना बड़ा सारा कि हाँ उपराष्ट्रपति हो, लेकिन मेरी खुद की कोई औकात ही नहीं है, मैं खुद की मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता, तो फायदा क्या फिर इतने बड़े पोस्ट का है? एग्जाम्पल के तौर पे आप ये जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था वो आप देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है। उनको निमंत्रण नहीं मिला था, लास्ट टाइम पे मिला, एकदम पहले मिला, उनको मिला ही नहीं था। अब ये डिसाइड करने वाला कौन है? और उस राम मंदिर में भी पूजा के टाइम पे फ्रेम में मोदी जी के अलावा कोई नहीं आया। योगी की भी हिम्मत नहीं पड़ी जाने की, और बाकी को तो छोड़ ही दीजिए। जबकि योगी संघ के मोदी से भी बड़ा चेहरा है, योगी संघ के आरएसएस के। ये है हकीकत, असलियत। कहने के लिए कुछ भी कहो, कुछ भी कहानी बनाओ, कुछ भी स्क्रिप्ट लेके आओ और गढ़ दो, उससे कुछ नहीं होता। ग्राउंड की हकीकत क्या है? ग्राउंड की हकीकत यही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस बार 2024 में, 2019 में तो ये पुलवामा वाला मुद्दा था, और इसीलिए 2019 में बीजेपी जीती है, मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बने हैं। और अभी तीसरी बार में 2024 में इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे को मुद्दा बना के उस पर इलेक्शन लड़ा जाए, उस मुद्दे पे वोट मांगा जाए। इसीलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे हथियार हैं मोदी जी के। और ये कहते हैं इसके ऊपर एफआईआर हुआ, इसके ऊपर एफआईआर हुआ, इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, उसके ऊपर वो इल्ज़ाम है। थोड़ा बहुत साबित भी हो जाता है। पॉलिटिशियन में, राजनीति में कोई भी दूध का धुला नहीं है, कोई भी। मैं ये मानता हूँ, शायद एक आध दो लोग होंगे, वो अलग बात है, लेकिन 99.9% कोई भी दूध का धुला नहीं है। ठीक है? और दूध का धुला जो होगा वो चला भी नहीं पाएगा पार्टी, ये हम जानते हैं। और रही बीजेपी, तो बीजेपी के हाथ में ही सारे डोर है ना, सारे एजेंसियों के डोर है ना। जिस दिन ये एजेंसियों के डोर किसी और पार्टी के हाथ में जाएंगे ना, उस दिन मालूम पड़ेगा कि कितनी साफ सुथरी है ये पार्टी। अभी तो सारे डोर आपके हाथ में है, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कितने साफ सुथरे हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।